भारत में संविधान सर्वोपरि है। भारत के आज़ादी के बाद ये चिरंतन सत्य है कि दो विचारधारा था और वो विचारधारा आज भी है। और विदेशी शक्ति, महाशक्ति भारत के को हर हमेशा अलग थलग करने का उनका नीति होता है। पहले भी था और आज भी है। हिंदुस्तान में संविधान जब ज्ञानी जैल सिंह जी थे और एक बिहार के एमपी तिवारी जी थे, उनका दोनों का बहस होता था राजीव जी के मिनिस्ट्री में। सतहत्तर में पूरे विश्व ने देखा है, इंदिरा जी से जब पूछा गया आप संसद को सर्वोपरि मानते हैं कि न्यायपालिका को, तो उस समय में जनता पार्टी सारे ये जो सेकुलर नॉन सेकुलर हैं वो 100-150 पार्टी मिलकर के एक जनता पार्टी बना था। और इंदिरा जी को के लिए सेल घर बनाया था इन्होंने। और बाद में वो सेल घर, क्योंकि मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने और उसके बाद, और उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं था, उस समय में जनसंघ था। और फिर सब में जनसंघ जनता पार्टी में मिल गए थे और सत्ता इन्होंने लिया। लेकिन बाद में फूट फाट हुआ, क्यों सबको प्रधानमंत्री बनना था। चौधरी चरण सिंह जी थे, बाबूजी जगजीवन राम थे और उस समय में फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और इंदिरा जी के लिए सारे लोग कांग्रेस से भी निकल के जिस प्रकार से आज यहाँ से निकल के वही 75 और 77 के दशक में ये सभी थे। और विचारधारा हिंदुस्तान में दो विचारधारा, महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे, पहले से भी दो विचारधारा था। एक वक्त था जबकि जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी 1980 में बना, तो इनको लोग पूंजीपति का पार्टी बोलते थे और मध्यम वर्गीय इनको वोट नहीं करता था। बाद में राजीव जी ने बाबरी मस्जिद का ताला खोला, पूजा किया सोनिया जी ने। उसके बाद वो मुद्दा लेकर के ये राम मंदिर का मुद्दा बना और आडवाणी जी रथ लेके
चले और देश में विध्वंसकारी वीपी सिंह बने, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव बने, आडवाणी जी का रथ बिहार में पकड़ लिया लालू जी ने, और फिर सरकार गिर गई। और आज भी जो विचारधारा है और वो राम मंदिर का मुद्दा से बीजेपी को हिंदूवाद सेकुलर और नॉन सेकुलर हो गया, और फूट पड़ना शुरू हो गया। फिर भी ये चुन के नहीं आए। उस समय में जब 2004 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तो मैंडेट नहीं मिलता था किसी को, और 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम ला दिया। और उस समय में आज के प्रधानमंत्री उस समय में विरोध करते थे, अटल जी, आडवाणी जी और सब लोग विरोध करते थे ईवीएम बंद करो। और ईवीएम बंद नहीं हुआ, आज भी ईवीएम है। अब महाशक्ति लोगों को व्यापार में कुछ तकलीफ बाधा आता होगा, इसके लिए ईवीएम के ऊपर सवाल उठना लाजमी है और उठ रहा है। एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और बाहरी शक्ति, विश्व के शक्ति जहां तानाशाही नहीं है, रसिया और चाइना को छोड़ के, वहाँ ईवीएम का सवाल नहीं होता है। लेकिन मोदी जी का जो भाषण है कि अमेरिका में नाम पढ़ के वोटिंग और बैलेट पेपर पे वोटिंग हो, और डोनाल्ड ट्रंप जी अभी वही राग अलाप रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में जो शपथ विधि हुआ, 28 सहलानी का निर्मम हत्या हुई, देश भारत पाकिस्तान आतंकवादी के विरोध करने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की युद्ध हो गई, और उसको रोकने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। क्यों पूरा विश्व विध्वंस हो जाएगा भारत में अगर परमाणु आएगा, अगर उसने कहीं छोड़ दिया महाशक्ति तो न्यूक्लियर बम से बर्बाद नहीं हो। आज पूरा विपक्ष मोदी जी के खिलाफ में बोल रहा है कि आपने अमेरिका के बात पे वार को पीछे लिया, सीज फायर हुआ। लेकिन जब वो कोई गद्दी पे बैठता है तो उसको विचार करना पड़ता है। कोरोना काल में लाखों करोड़ जनता एक वायरस के वजह से दुनिया से चले गए, कोई चल के गए, कोई ट्रेन से गए, कोई दुनिया से चले गए, कोई कोरोना में मरे। नोटबंदी हुई, उसमें भी दुनिया से गए।
आज पूरा विश्व में सेना के ऊपर जो सैफिया कुरैशी कर्नल सैफिया कुरैशी कोर ऑफ सिग्नल का कर्नल हैं, वो भी मध्य प्रदेश में ही कोर ऑफ सिग्नल का आर्मी का बटालियन है वहाँ। और वहीं के नेता विजय शाह और अब एक देवड़ा जी भी आ गए सामने। और कारण है हिंदुस्तान के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सत्ता दिया 2013-14 के दशक में। और पहले लोगों ने सोचा कि ये इनको सब सत्ता का अनुभव नहीं है, सत्ताधीश हो गए। बाद में पुलवामा हुआ, पुलवामा की वजह से आर्मी के देशभक्ति में 303 सीट बीजेपी को मिला। और उसके बाद ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, वो भी एक तरीके का राजनीति परमाणु है। और पता चला कि जो नेता लोगों ने गरीब जनता को लूटा था, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और उनकी मजबूरी थी, अगर वो नहीं जाते तो उनका अलग सेल घर, जेल घर में जाना पड़ता। और वक्त का समझौता और सत्ता का, हर आदमी को सत्ता चाहिए। अभी उन्होंने कर्नल सैफिया कुरैशी के ऊपर बात उठाया। जनता को याद होना चाहिए, यही हिंदुस्तान का जनता। कोई गुजरात से, कोई है क्या सेना में, सवाल करते थे। लेकिन 22 तारीख के बाद सैफिया कुरैशी वो गुजरात से ही थी। और विकास सिंह भी, दोनों महिला कर्नल, दोनों ऑफिसर। और मोदी जी ने और आर्मी का इनको, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधि होता है, 140 करोड़ उनको चुनता है। और संवैधानिक संस्था को, दोनों का संवैधानिक संस्था और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग, लोकपाल का दोनों अलग अलग है। एक प्रशासन देखता है और दूसरा शासन देखता है। और जब पूरे भारत ने देखा है 425 सीट जब राजीव गांधी जी को मिला था, तो उस समय अटल जी, आडवाणी जी तक हार गए थे इलेक्शन। और मदमस्त हाथी के सरी का चलते थे और गोफर्स का, और सबको प्रधानमंत्री बनना था। रक्षा मंत्री थे वीपी सिंह, और बीजेपी ने समर्थन दे करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया। बाद में उनके दोनों लाल ने आडवाणी जी का रथ ही पकड़ लिया। तो राजनीति सबके लिए है, लेकिन विचारधारा जो है आज भी है। अभी सैफिया कुरैशी को वो आतंकवादी से जोड़ दिया, और न्यायपालिका ने बोला आप अनाप शनाप भाषा पे
और ये हिंदुस्तान का जनता को ये समझ में आया है कि 10 साल से जो चल रहा है ये अलग अभियान चालू है। संविधान गुमनाम जगह पे है। न्यायपालिका और संवैधानिक संस्था कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका पता नहीं है। और क्योंकि 303 सीट आने के बाद लोकसभा में जो बहुत सब बिल जो देश के जनता के विरोध में था, जैसे कामगार बिल, किसान बिल, रक्षा बिल और काफ़ी सारे बिल, नोटबंदी बिल, कोरोना बिल, हेल्थ बिल और जो जितना बिल, जब कोई देश का सत्ता का बागडोर संभालता है तो उसको हर चीज़ का देखना पड़ता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान की मानसिकता, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और राजनीति पार्टी को अंतरात्मा से विचार करना चाहिए। लेकिन जनता है कि बिना जाति धर्म भाषा का वो वोट करते नहीं। इसके लिए हर राजनीति पार्टी को अपना सत्ता के लिए वो, चाहे वो संविधान हो, न्यायपालिका हो, उसका दुरुपयोग हुआ है। और आज बीजेपी कर रही है तो कल पहले कांग्रेस ने भी किया है। क्यों? जब कांग्रेस के पास सत्ता था, जनता राज्य को चुन के देता है कि आदमी को मुख्यमंत्री बनाओ, तो काउंसिल ऑफ एमएलए बोलता है नहीं नहीं, हम जो हमको पार्टी का अध्यक्ष बोलेगा वो हम करेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करेगा वो करेंगे। अभी बीजेपी के पास सत्ता है तो बीजेपी जो मोदी जी बोलेंगे वही करेंगे। एक आदत सा बन गया है विचारधारा का। लेकिन जो संवैधानिक संस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हो, न्यायपालिका का सब, उनका काम है किंतु और परंतु देखने का। कोई भी एमपी, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो और कोई भी राज्यपाल ने पूरे देश ने देखा। कांग्रेस के समय में एक भंडारी जी होते थे, वो कोई भी सरकार बर्खास्त कर देते थे। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ गवर्नर महामहिम थे, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग, जो कि पूरे देश ने देखा है। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने खुद बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसको आप भुला नहीं सकते हैं। और उनका रिमार्केबल, उन्होंने फैसला तो नहीं किया 2.5 साल में, लेकिन देश में जो ज्वलंत समस्या है, जाति जनगणना, ईवीएम मशीन, आरक्षण और बहुत सब बिल हैं। कोई भी बिल पास होने के पहले, जब आंदोलन 2011 से 13 तक चला, अन्ना हजारे, केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उसमें ये बोला जाता था वीआईपी कल्चर हम नहीं करेंगे और कोई भी बिल पास करेंगे तो हम पहले जनता का
नाके पे चौराहे पे सबका राय लेंगे, उसके बाद संसद में पास करेंगे। अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार देश से खत्म करेंगे और जो कुछ मुद्दे थे, ऐतिहासिक मुद्दे, उसको जनता ने भी सोचा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और 370 हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, 3 तलाक जैसे मुद्दे पे ऐसे ऐतिहासिक मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म करने का नरेंद्र मोदी जी ने भरसक प्रयास किया। अभी जो सेना के ऊपर अब ये बीजेपी और कांग्रेस होता था, तो ये अभी संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका में भी अब तो ये करने लग गए, न्यायपालिका तुम क्या है? अरे सबसे हमारे देश का 140 करोड़ जनता, सारे संवैधानिक पद और जितना भी सब जनता के लिए है। और संविधान में जो लिखा है वही संविधान बोलता है कि इसको गलत किया है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। वहीं लिखा है कि गलती किया है तो उसको माफ़ भी करना चाहिए, लेकिन जानबूझ के करता है तो उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। और अब एक सिस्टम सा हो गया है, पूरे देश ने देखा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आज मजाक सा बन गया है। 2019 के अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें एक अधिकारी आता है, मैं ईडी ऑफिसर हूँ, तो दूसरा झंडा बताता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो नहीं नहीं ये हमारे आदमी हैं। तो इस तरीके का जो प्रचार प्रसार हुआ, अब लोगों के दिल से न्यायपालिका क्या है कोई मतलब नहीं है। हम सत्ता में जो बैठे हैं, जब एक तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे सेना को सलूट मार रहा है और उसका तारीफ़ करता है, पूरा विश्व हमारे हिंदुस्तान के तीनों आर्मी का और सेना का बधाई देता है, क्योंकि हम घर में जब सोते हैं तो हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और वायुसेना, थल सेना, जल सेना बॉर्डर पे -डिग्री में वो हमारी रक्षा करती है और हम यहाँ खर्राटे ले करके, कुकर्म करके हम सोते हैं और उस सेना के ऊपर कोई जवाब उसके ऊपर आरोप लगाता है जाति, भाषा, धर्म का, तो ये उसका कितना भी भर्त्सना किया जाए तो वो कम है। और अब जो न्यायपालिका, जब प्रधानमंत्री पूरे तीनों सेना को सलूट करता है, नमन करता है, प्रणाम करता है कि हमारे देश का रक्षा सुरक्षा, और पहले दिन 22 तारीख के बाद जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें और कैबिनेट में हिंदुस्तान के सरकार ने बोला हमारी गलतियां हुई हैं, और उसके बाद ये पार्टी का कोई मिनिस्टर बोल रहा है, कोई एमएलए बोल रहा है, कुछ भी अनाप शनाप भाषण दे रहा है। जब मोदी जी से बड़े तुम नहीं हो, तुम मोदी जी के नाम पे तुम आए हो, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तुमको किसी ने वोट नहीं दिया है, जो तुम मिनिस्टर हो, एमएलए हो, सत्ता में हो,
चाहे जब कांग्रेस को देता था जनता तो कांग्रेस को देता था, गांधी परिवार को वोटिंग देता था, उसी तरीके से आज अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को लोग हिंदुस्तान का जनता वोट करता है। और जब आप उनके नाम पे चुन के आते हो तो आपको जो, अगर आप सेना को आरोप लगाते हो कोई रक्षा पे, सुरक्षा पे, संवैधानिक संस्था पे, तो आप डायरेक्ट मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। क्योंकि जब मोदी जी अभी देश का प्रधानमंत्री हैं तो उनकी जिम्मेवारी होता है सभी जाति, धर्म, भाषा के लोगों को साथ लेके चलने का। आपको एमएलए, एमपी जनता ने आपको नहीं जानते हुए भी नरेंद्र मोदी के नाम पे आपको वोटिंग कर दिया है। वैसे विरोधी पक्ष बोलते हैं कि ईवीएम से जीता है, सरकारी अधिकारी के वजह से जीता है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है। लेकिन जनता आपको जो चुन के देता है वो नरेंद्र मोदी जी के वजह से देता है। इसके लिए आपने शेफिया कुरैशी पे जो आपने गलत उनके ऊपर आरोप लगाया, आप सजा के पात्र हो। आज आप बढ़ते बढ़ते कल किसी भी नेता को बोल देते हो। जब कल तुम विरोधी पक्ष को बोलते हो तो तुम कल मोदी जी को भी बोल सकते हो। और हिंदुस्तान ने देखा है कि जो जब वो अपना नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा। हिंदुस्तान के राजनीति में ये आज पूरा विश्व देख रहा है। इसके लिए हिंदुस्तान का न्यायपालिका हमारा सर्वोपरि है। पार्लियामेंट से भी, पार्लियामेंट में अगर कल सत्ता के मद में कोई भी गलत बिल पास करेगा तो वो काम संविधान में लिखा हुआ है कि अगर गलत पास करता है तो उसको रोकने की जिम्मेवारी, किंतु परंतु देखने की जिम्मेवारी न्यायपालिका का है। और 77 में ही इंदिरा जी ने जब बोल दिया है न्यायपालिका सर्वोपरि, तो सबको अपने अपने अधिकार में सब बहादुर हैं, सबको संपूर्ण अधिकार है, लेकिन सब एक दूसरे के बिना सब अधूरा है। इसके लिए हमारा संविधान सर्वोपरि है और उस सर्वोपरि को देखने के लिए हमारा न्यायपालिका गली से दिल्ली तक, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उनका काम है। किंतु परंतु देखना, कुछ दिनों में देश ने देखा कि न्यायपालिका के ऊपर भी आरोप लगा और न्यायपालिका ने, प्रशांत भूषण जी जो बोलते थे, उसने इसका पास कर दिया, उसने उसका 1400 करोड़ पास कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। बड़े बड़े वरिष्ठ वकील टीवी पे, आज मीडिया को निष्पक्ष होने की ज़रूरत है। जनता को मीडिया पे विश्वास नहीं रहा है। जनता को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा पे जनता डर डर के वोटिंग करता है। और आज आप अगर न्यायपालिका के ऊपर आप खुद सुरक्षित नहीं रह पाओगे। इसके लिए न्यायपालिका हमारा सर्वोपरि है, सेना हमारा संवैधानिक संस्था सर्वोपरि है। आप जिसके ऊपर उंगली उठाते हो, अगर वो जरा सा गलती सो जाए तो आप गुलाम होना पड़ जाएगा। इसके लिए शेफिया कुरैशी को जब हमारे प्रधानमंत्री सलाम करते हैं तो आप उससे बड़े नहीं हो, आप उप मुख्यमंत्री हो, मिनिस्टर हो, और वो नरेंद्र मोदी जी के वजह से हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी
पूरे देश के वजह से है। पूरे 140 करोड़ जनता का वो प्रतिनिधि हैं। और हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, सभी जाति, धर्म, भाषा, सबको बराबर का अधिकार दिया है। जब तक आप सही काम करोगे, सारे संवैधानिक संस्था, सारा देश आपका नतमस्तक होगा। जैसे उस संविधान का खिलाफ में आप जाओगे, उस पद के गरिमा के खिलाफ जाओगे, तो आपको वही संवैधानिक संस्था आपको सजा के पात्र करता है। इसके लिए इस जवान में फूल बरसता है, इसी से आप जूता खाते हो। इसके लिए हिंदुस्तान का जो संविधान है, 140 करोड़ जनता और नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, सब उस संविधान का ऋणी है और उसको मानने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए हिंदुस्तान में कभी डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता है। तीनों सेना, देश का संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका एक दूसरे को सबको कोऑर्डिनेट करता है। और जो भाषा पे लगाम लगाना और देश में संविधान चल रहा है कि नहीं, हमको बोफर्स के टाइम में याद है, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला एक कमीशन वो कमीशन बोला जो एक पुलिस इंस्पेक्टर का काम है, वो काम पार्लियामेंट कर रहा है। और चंद्रशेखर जी ने बहादुरी के साथ सारे बड़े बड़े क्वेश्चन का जवाब छोटे सवाल से दे देते थे। तो आज आप शेफिया कुरैशी जी से माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन आपने कृतज्ञता किया है। आप संविधान से ऊंचे नहीं हो, संविधान के अंदर हो। संविधान, न्यायपालिका आपको माफ़ करे वो अलग बात है, लेकिन आप संविधान के अंदर हो। कोई संविधान से ऊंचा नहीं है। 140 करोड़ जनता और सारे सर्वोच्च पद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसी संविधान से उनको काम करना होता है। और जो गलत करेगा वो सज़ा के पात्र हैं, और जो संविधान का पालन करेगा, आज करे कल करे, 30 साल 40 साल 50 साल के बाद भी वही न्यायपालिका लोगों को न्याय देता है। और हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को उस न्यायपालिका पे भरोसा होता है और भरोसा करता है। इसके लिए हमारा संवैधानिक संस्था सर्वोपरि है। और बहुत सब सर फिर वे 78 साल में आए और चले गए, और आए हैं और जाएंगे, लेकिन हमारा संविधान पे उंगली कोई नहीं उठा सकता है। इसके लिए जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय। और मोदी जी जब पूरे विश्व में जाते हैं तो सबको प्रणाम करते हैं, गांधी जी को, नेहरू के वजह से। इसके लिए आपको उसी संवैधानिक संस्था में रह करके पूरे देश को, उसमें लोगों ने देखा कोई मुंह पोंछ रहा है तिरंगा से। एक एमएलए बोल रहा है वो पंजा का है। अरे जब तिरंगा से मुंह पोंछ रहे हो, तिरंगा पहले बैन था, लेकिन मोदी जी ने बोला कोई तिरंगा के लिए यूज नहीं कर सकता था, राष्ट्रपति और सरकारी पद वाले करते थे। लेकिन जब आपको तिरंगा का, हर घर में तिरंगा, हर जगह पे तिरंगा, हर गली से दिल्ली तक तिरंगा, उन्होंने आपको तिरंगा का, तो आपको उस तिरंगा का सम्मान करना होगा। उसको अपमान करने का किसी को हक नहीं। वो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा,
राष्ट्रीय ध्वज हमारा शांति का प्रतीक है, इसके लिए उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।